1 2 3 स्टार्ट। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके अन्य शहरों पर हमला करके न केवल अपनी हद पार करने का काम किया बल्कि अपने तानाशाही भरे रवैये का भी परिचय दिया। जब यह माना जा रहा था कि उसकी कार्रवाई पूर्वी यूक्रेन के उन क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी जहां रूस समर्थित अलगाववादियों की सक्रियता है, तब उसने उनसे आगे जाकर यह स्पष्ट कर दिया कि उसका इरादा यूक्रेन को तबाह करके उस पर कब्जा करना है। विश्व समुदाय और विशेष रूप से अमेरिका एवं उसके नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो के सदस्य देशों को रूस के इन इरादों के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि आज के युग में किसी भी राष्ट्र को इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वह इतिहास की मनमानी व्याख्या करके दूसरे देशों पर कब्जा कर ले। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अड़ियल अहंकारी चीन भी एक अरसे से ऐतिहासिक तथ्यों और समझौतों को तोड़ मरोड़ कर पड़ोसी देशों को तंग करने में लगा हुआ है। अब तो इसका भी अंदेशा बढ़ गया है कि वह ताइवान में वैसी ही हरकत कर सकता है जैसी रूस ने यूक्रेन में की। अमेरिका एवं नाटो देशों को यूक्रेन संकट के हल के लिए इसलिए और अधिक सक्रिय होना होगा क्योंकि रूस उनकी ही उस पहल से बौखलाया जिसके तहत वे यूक्रेन को इस सैन्य संगठन का सदस्य बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों को रूस की चिंता को समझना चाहिए था, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि रूसी राष्ट्रपति कूटनीति के जरिए मसले को हल निकालने की गुंजाइश खत्म करके यूक्रेन पर चढ़ाई कर देते। उन्होंने यही किया और स्वतंत्र देश यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन करने के साथ ही पूरी दुनिया को एक ऐसे गहन संकट में डाल दिया जब वह कोरोना के घातक असर से उबर भी नहीं पाई थी। चूँकि इसके आसार कम हैं कि बेलगाम दिख रहा रूस अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के डर से पीछे हट जाएगा। इसलिए ऐसी कोई पहल की जानी चाहिए जिससे वह बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने को तैयार हों। ऐसी किसी पहल में भारत को भी भागीदार बनना होगा, क्योंकि यदि यूक्रेन संकट और गहराया तो देश की अर्थव्यवस्था के जो समक्ष मुश्किलें पैदा होने के साथ ही चीन के दुस्साहस को भी बल मिलेगा, जो पहले से ही हमारी सीमाओं पर आक्रामक रुख अपनाए खड़ा है। भारत के
समक्ष एक अन्य चुनौती यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की रक्षा की भी है। यह निराशाजनक है कि जब यूक्रेन पर रूस के हमले ने दुनिया के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है, तब संयुक्त राष्ट्र निष्प्रभावी दिख रहा है। राज्य के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसकी नियोजित रूप से परिणाम तक भी पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन भी इसीलिए किया गया था कि कान्हा की लीलाओं से जुड़े पूरे क्षेत्र में विकास को समग्रता दी जा सके। उद्देश्य यह था कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, उनकी संख्या बढ़े और क्षेत्र के लोगों को प्रचुर मात्रा में रोजगार मिल सके। जिस उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया था, उसके परिणाम अब धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगे हैं। ब्रज की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग को नए सिरे से संवारा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इसके लिए जो योजना तैयार की है, उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च जरूर होंगे, लेकिन पूरे मार्ग का कायाकल्प हो जाएगा। यह परिक्रमा मार्ग 361.5 किलोमीटर है, जिसमें 8 तीर्थस्थल आते हैं। इस तरह से इन तीर्थ स्थलों का भी विकास होगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काशी, मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट के विकास के साथ ही राज्य सरकार इनसे जुड़े क्षेत्रों का विकास भी कर रही है। इनमें सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर है, क्योंकि किसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने की पहली जरूरत ही कनेक्टिविटी है। आवागमन की सुचारू सुविधा मिलने पर उद्यमी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 3 राज्य जुड़े हैं। इन राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल होते हैं। परिक्रमा मार्ग का करीब 45 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान के भरतपुर में आता है। करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र हरियाणा के पलवल में है। इस तरह योजना का फ़ायदा इन 3 राज्यों को भी मिलेगा। परिक्रमा मार्ग पर सुविधाएं बढ़ जाने में इसमें शामिल होने वालों की संख्या और बढ़ेगी, जो स्थानीय स्तर पर लोगों का स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे और वे आर्थिक रूप से प्रगति करेंगे। तीर्थ परिषद के गठन का उद्देश्य यही था, जो अब पूरा होता नजर आ रहा है। अत्यंत वेदना उत्पन्न होती है जब गरीब, दलित,
बेटियों को पीटने के बाद दफन कर दिया जाता है।